ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, स्फेरिकल मिरर्स। अभी तक हमने प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा है, अब हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। देखते जरा उनके बारे में। तो पहले हम देखेंगे उसको बनाते कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक हॉलो ग्लास स्फेयर लेते हैं। ध्यान दें, हॉलो ग्लास स्फेयर, ग्लास का एक स्फेयर और वो भी हॉलो, ठीक है। उसके बाद अपन उसको बीच से ऐसे कुछ काट देते हैं, ठीक है। काट के ये वाला पार्ट रख लेते हैं, बाकी पार्ट हटा देते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे पास ग्लास का एक कर्व्ड सरफेस बच जाता है, ग्लास का कर्व्ड सरफेस, ठीक है। यहां पे कई बार कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं। ये जो सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। और इधर वाला जो अंदर घुस रहा है, जो सरफेस अंदर की तरफ घुस रहा है, उसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। समझ रहे हैं? अब यहां पे क्या करते हैं हम कि अगर इस वाले सरफेस को अपन सिल्वर कर दें, कुछ उसी तरीके से जिस तरह से प्लेन मिरर बनाने के लिए हमने सिल्वरिंग की थी, इसको यहां से सिल्वर कोटिंग कर दें, सिल्वर कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, और उसके ऊपर से रेड पेंट लगा दें, जैसा कि मैंने आपको प्लेन मिरर के केस में बताया था, ठीक है। ऐसा बना दें, ठीक। तो अब ये जो चीज बन गई हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें आप देखो क्या होगा कि जो लाइट रे आएगी, अगर इस सरफेस पे लाइट रे आएगी, इस सरफेस पे लाइट रे आएगी, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, लेकिन इस सरफेस पे लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो क्योंकि यहां पे लाइट रे किस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, कॉनकेव सरफेस है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। वैसे ही हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये भी आप समझ रहे होंगे बहुत इजीली। अब अगर अपन सिल्वरिंग इस साइड कर देते, अब सिल्वरिंग और फिर उसके ऊपर से रेड पेंट, ठीक है, कर देते, तो क्या होता, अब लाइट रे जो है वो अगर इस सरफेस पे टकराती, तो वो रिफ्लेक्ट होती, लेकिन इस सरफेस पे टकराती तो रिफ्लेक्ट नहीं होती। इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन कौन से वाले सरफेस से हो रहा है, कॉन्वेक्स सरफेस से। तो बेसिकली दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंस है उनमें आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों कर्व्ड होते हैं। जैसे आप फोटो में देखें, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहां पे लाइट रे ऐसे आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ये कॉनकेव मिरर है। आप देखो इसको, सेम जैसा लगेगा आपको। और ये देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, आप देखें यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, इसमें यहां पे लाइट आएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। स्पून जो होता है वो भी मिरर की तरह एक्ट करता है, बहुत चमकीला टाइप का होता है। तो देखो, जब स्पून को हमने ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है, तो लाइट रे इस सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कौन सा मिरर हो गया, ये वाला मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जब स्पून को हमने ऐसे रखा हुआ है, तो अब इस वाले सरफेस पे लाइट आके रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इस जैसा मिरर हो गया। तो अब ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखते हैं। अब इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे हम जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। आप देखें, ये एक मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है और ये कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन बता रही है कि ये कॉनकेव मिरर किस स्फीयर का पार्ट है, किस स्फीयर को काट के बनाया गया है, ठीक है। वैसे ये डॉटेड सर्किल ये बता रहा है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो किस स्फीयर को काट के बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म तो होता है पोल, जो कि बहुत ही सिंपल टर्म है। आप देखिए, ये जो मिरर है उसका जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, उसको पोल बोलते हैं, दोनों ही केस में इसको हम बोलेंगे पोल। तो पोल को हम डिफाइन कर सकते हैं सेंटर ऑफ मिरर। दूसरा पॉइंट हम डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आप देखें, ये जो मिरर है इस स्फीयर से काट के बनाया गया है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और सिंबल सी से डिनोट करेंगे। वैसे ये जो मिरर है वो इस स्फीयर को काट के बनाया गया है, इसका जो सेंटर होगा इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सही है। नेक्स्ट टर्म भी बहुत सिंपल है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस होगा, मतलब ये डिस्टेंस उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये जो दूरी है जिसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे यहां पे ये जो दूरी है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। फिर होता है प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी, सी और पी को ज्वाइन करने वाला लाइन, मतलब ये जो लाइन है और यहां पे सी और पी को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर अगला पॉइंट जो अपन डिफाइन कर सकते हैं वो है अपर्चर। हालांकि ये जो पॉइंट, ये जो टर्म है इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है। अपर्चर क्या होता है बेसिकली आप देखें, इस पॉइंट को अगर मैं एम बोल दूं और मिरर के इस एज को मैं एम डैश बोल दूं तो अपर्चर का मतलब होगा एम डैश। एम से एम डैश तक की ये जो स्ट्रेट लाइन वाली दूरी होगी, स्ट्रेट लाइन वाली दूरी, मतलब एम और एम डैश को मैंने ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, तो उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी कॉल्ड अपर्चर। वैसे इस केस में होगा, इस पॉइंट को मैंने एम बोल दिया और इस पॉइंट को एम डैश, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे अपर्चर। तो अपर्चर को डिफिनेशन वाइज ऐसे लिख सकते हैं, अपर्चर इज डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। आपको पता होगा, लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा फोकस क्या होता है। तो पी और सी के बीचों बीच जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फोकस। पी और सी के बीचों बीच वाला पॉइंट जो होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो बराबर है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो बराबर है। ठीक है। फिर टर्म तो एक और भी डिफाइन करते हैं यहां पे, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को सिंबल एफ से डिनोट किया जाता है। फोकल लेंथ क्या होता है? ये जो दूरी होती है ना एफ से पी के बीच में, उसको फोकल लेंथ होता है। एफ से पी के बीच की दूरी फोकल लेंथ है। ठीक। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। फोकस जो होता है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मिरर का। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर में फोकस की थोड़ी और बात करेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देखें ये एक मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, कौन सा मिरर कॉनकेव होता है और कौन सा कॉन्वेक्स, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस पर आप ध्यान दें। तो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उसका ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब आप सोचो कि बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं और वो मिरर से टकरा रही हैं, और इन लाइट रेज की प्रॉपर्टी ये है कि वो सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसा कि आपको लग रहा होगा, और एक दूसरे के नहीं बल्कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। ये जो लाइन है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक। तो जो लाइट रेज आ रही हैं वो आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। तो ये जो लाइट रेज टकराती हैं तो फिर वो मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, कुछ वैसे जैसे कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी लाइट रेज फोकस से होते हुए गुजरती है, जैसे आप देख सकते हैं फोकस से गुजरते हुए गुजरती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फोकस की कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेंगी इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है। एक और सिचुएशन देखते हैं, यही कॉनकेव मिरर है। अब यहां पे एक टर्म डिफाइन करेंगे हम, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकस पे जाके
यहां पे इस तरीके से आप अगर एक प्लेन बनाओगे, एक प्लेन, तो उस प्लेन का नाम रखा जाता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकस पे होता है वो फोकल प्लेन, इस तरीके से। ठीक है, अब आप सोचो कि ऐसे कुछ पैरेलल लाइट रेज आ रही है। ठीक, देखो यहां पर भी पैरेलल लाइट रेज आ रही थी और यहां पे भी, दोनों में क्या अंतर है आप समझ सकते हैं। यहां पे जो लाइट रेज है वो आपस में पैरेलल है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये जो लाइट रेज होती है ये भी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, कुछ उसी तरीके से जिस तरह से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसे आप देख सकते हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट पे मीट करती है, और वो जो पॉइंट होता है वो फोकल प्लेन में आता है, फोकल प्लेन में आता है। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या? कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे मीट करती है। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। सही है। और यहां पे अगर रेज पैरेलल है आपस में लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं, तो वो मीट करती है कहां पे? फोकल प्लेन पे। इस चीज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। जैसे सपोज करो आपने ये जो मिरर है उसको सनलाइट में रख दिया, ठीक है, सनलाइट में रख दिया, ठीक, और फिर आप एक पेपर लो, एक पेपर लो और उस पेपर को यहां डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मूव करो, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रख के देखो। जब आप उस पेपर को यहां रखोगे ना, पेपर को, सिंपल पेपर, जब उस पेपर को आप यहां रखोगे तो ये पेपर जल जाएगा, इस पेपर में हो सकता है आग लग जाए। ऐसा क्यों होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली क्या होता है, जब आप इस मिरर को सनलाइट में रखते हो तो यहाँ पे सन होगा, बहुत दूर पे होगा हालांकि, ठीक है, लेकिन सन होगा, सन से लाइट रेज आ रही होंगी, और सन क्योंकि बहुत दूर है तो हम सोच सकते हैं सन इज एट इंफिनिटी। जब कोई चीज इंफिनिटी पे होती है तो उससे जो लाइट रे आती है हम सोच सकते हैं कि उससे लाइट रेज पैरेलली आती है। तो सन तो बहुत दूर होता है, हम उसको इंफिनिटी पे मान सकते हैं, तो हम सोच सकते हैं उससे जो लाइट रेज आ रही होंगी वो सारी पैरेलल होंगी, और वो सारी पैरेलल रेज जो है वो मिरर से टकरा के इस पॉइंट पे मीट करेंगी, सारी रेज यहाँ पे मीट करेंगी। तो देखो क्या होगा, अगर आपने पेपर यहाँ पे रखा है तो आप सोचो सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पे, पेपर के एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी आ जाएगी, जिसके कारण पेपर बहुत गर्म हो जाएगा और पेपर पे आग लग जाएगी, पेपर जल जाएगा, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करके देख भी सकते हो। और इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से या इस एक्टिविटी के हेल्प से किसी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पता किया जा सकता है। फोकल लेंथ कैसे, इस एक्टिविटी से फोकल लेंथ पता चल जाएगा तो आप समझ ही रहे हैं। आप इस मिरर को सन में रखेंगे और एक पेपर को लेके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रख के देखेंगे, तो आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पे पेपर जलने लगेगा। तो ये जो जगह होगी उसकी आप क्या करेंगे, मिरर से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, और ये जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, फोकल लेंथ, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से आप देख सकते हैं फोकल लेंथ पता की जा सकती है कॉनकेव मिरर की। ओके, तो हमने फोकस की बात की कॉनकेव मिरर के लिए, हम थोड़ी सी बात करेंगे फोकस के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, पोल, फोकस और सेंटर कर्वेचर जैसे मैंने आपको बताया। अब आप सोचो कि एक पैरेलल लाइट रे आती है, जैसा कॉनकेव में आ रही थी, पैरेलल लाइट रे आती है। अब क्या होता है, ये जो पैरेलल लाइट होती है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, ताकि आप इसको अगर एक्सटेंड करोगे ना पीछे तो वो फोकस से पास होती है। डिफरेंस है, डिफरेंस क्या देखो, कॉनकेव में जो पैरेलल आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से एक्चुअली में पास कर रही थी, एक्चुअली में पास कर रही थी। यहां पे जो पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है लेकिन वो एक्चुअली फोकस से पास नहीं करती है, उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो फोकस से पास करती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे ही आप अगर दूसरी पैरेलल रे बनाओगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो भी रिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरीके से कि उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस से पास करेगी। ध्यान दें, कॉनकेव में क्या हो रहा था, एक्चुअली फोकस से पास कर रही थी, यहां पे एक्सटेंड कर रहे हैं तो फोकस से पास करेंगे। वैसे अगर मैं कोई भी रे बनाऊं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे बनाऊं तो देखिए वो रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से कि उसको एक्सटेंड करेंगे तो हम फोकस से पास होंगे। तो हम लिख सकते हैं रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस ऑन
एक्सटेंडिंग। एक चीज और हम यहां पे देख सकते हैं, आप देखो यहां पे जब पैरेलल रेज आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज को देखिए, यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो छितरा जाती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्जिंग है, ठीक है। जबकि कॉनकेव मिरर के केस में आप देखें, जब पैरेलल लाइट रेज आती है और वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक जगह पे कन्वर्ज करती है, फोकस पे कन्वर्ज करती है, तो हम बोलते हैं यहां पे वो कन्वर्जिंग हो जाती है, ठीक है। ये दोनों मिरर्स में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कॉनकेव मिरर में अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज करती है, ठीक है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल रेज जब आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज होती है मतलब फैलती है। रिफ्लेक्शन ऑफ रेज बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, देखें यहां क्या मतलब है। हमने पढ़ा है कि अगर प्लेन मिरर है हमारे पास, ठीक है, उस पे कोई लाइट रे आती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है हमें पता है। कैसे रिफ्लेक्ट होती है? सिंपल है, हम यहां पे एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल कैसे बनाते हैं? परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई और आर जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है और उनसे कोई लाइट आके टकराती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? तो एक्चुअली मोर लेस जैसा प्लेन मिरर में होता है वैसा इन दोनों मिरर में भी होता है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो आप देखो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मार्क किया है। और सपोज करो कोई लाइट रे आके मिरर को हिट करती है, यहां पे मिरर को हिट करती है, ठीक है। तो अब ये मिरर को हिट कर रही है तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? देखो जैसे यहां पे अपन नॉर्मल बनाते हैं ना, वैसे यहां पर भी नॉर्मल बनाया जाता है। ये नॉर्मल होता है यहां पे, जहां पे लाइट गिरी उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हैं। ये जो लाइन होती है वो यहां पे नॉर्मल कहलाती है। आप समझो, यहां पे नॉर्मल क्या था? मिरर के परपेंडिकुलर। यहां पे नॉर्मल क्या है? जहां पे लाइट गिरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, इसको नॉर्मल बोलते हैं। आप समझ गए हो क्या होगा? जैसा यहां पे होता है वैसा यहां पर भी होगा। ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल आई कहलाएगा और ये एंगल आर कहलाएगा। और जैसा यहां पे था वैसा यहां पर भी एंगल आई और आर क्या होंगे? सेम। आप समझ रहे हो? तो यहां से लाइट रे आई, ये नॉर्मल है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन सच अ वे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही कुछ कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी होता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सपोज करो वो यहां पे लाइट रे आई, कैसे रिफ्लेक्ट होगी? पहले नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे बनाएंगे? बिल्कुल वैसे जैसे यहां पे बनाया था। मतलब कैसे? इस तरीके से जहां पे लाइट गिरी उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे। समझ रहे होंगे आप मेरी बात? ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब लाइट रे इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट। ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से अगर कोई भी लाइट रे आके टकराती है इन दोनों मिरर से तो वो रिफ्लेक्ट होती है फॉलोइंग द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो इस प्लेन मिरर के लिए अप्लीकेबल था, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े हैं, वो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्लेन मिरर के लिए पढ़े हैं वो इन दोनों के लिए भी अप्लीकेबल होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। और हम क्या करने वाले हैं? कुछ स्पेशल टाइप के रेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्पेशल टाइप की रे है वो है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब है अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो
अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके हिट करती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में भी बात करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर में भी बात करेंगे कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। बहुत सिंपल होता है और ये आपको याद रखना है। ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, हमने बात की है कुछ इस तरह से, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी, ठीक। इस केस में क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्ट होगी ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, इधर की तरफ, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। और इस केस में क्या होगा, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तब ये फोकस से पास करेगी। इसमें वो कॉनकेव में वो एक्चुअली फोकस से पास करेगी और कॉन्वेक्स मिरर में एक्सटेंड करने पे फोकस से पास करेगी। और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात अभी हमने की कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होते हैं, वो अभी भी अप्लीकेबल है, यहाँ पे बिल्कुल अप्लीकेबल है। जैसे देखें यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल होगा हमारा सेंटर कर्वेचर से ज्वाइन करने पे, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये दोनों एक्चुअली में क्या होंगे, बराबर। वैसे यहां पर भी हम देख सकते हैं, हालांकि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा ये सब आपके लेवल पे भी। यहां पे अपन ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों जो है वो एक्चुअली में बराबर होंगे। एनीवे, जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि पैरेलल रे जो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है। यहां पे जो पैरेलल रे आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्सटेंड करने पे फोकस से पास होती है। ओके, तो अब हम दूसरी टाइप की रे के बारे में बात करेंगे। पहले में हमने देखा कि अगर पैरेलल रे आती है तो क्या होता है, अब देखेंगे रे पासिंग थ्रू फोकस। अब जो इंसिडेंट रे आ रही है वो ऐसी है कि वो फोकस से पास करते हुए आ रही है और तब मिरर को हिट कर रही है। इस केस में क्या होगा, वैसे इस केस में भी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो एक्चुअली में तो फोकस से पास नहीं कर रही है क्योंकि फोकस तो इस साइड है, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो फोकस से पास होगी, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, तो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। इस केस में जब रे फोकस से पास करती हुई आती है तो यहां से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वैसे इस केस में भी रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सिचुएशंस जो है एक दूसरे की उल्टी है, रिवर्स है। अगर आप देखें तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुई। इसमें पहले जब आई तब फोकस से पास हो रही थी, जब आई तब फोकस से पास हो रही थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। वैसे यहां पे आई तो फोकस से पास हो रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तीसरी टाइप की स्पेशल रे देखेंगे अब हम, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब आप देखो मैंने बनाया है, अब कोई ऐसी इंसिडेंट रे आ रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आ रही है, अब क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है। आप सोच सकते हो इनफैक्ट क्या होगा। प्लेन मिरर में ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, सोचिए आप, थोड़ा जोर डालें। एक्चुअली में क्या होगा, ये जो लाइट रे आ रही है ना, जिस रास्ते से वो आई है उसी रास्ते से ये वापस चली जाएगी, वापस चली ऐसा आई और टकरा के वापस चली जाएगी। तो इसमें हम बोलते हैं इस तरह से कि लाइट रे रिट्रेसेज इट्स पाथ, ट्रेसेज इट्स पाथ, मतलब जिस रास्ते वो आई है उसी रास्ते चले गई। इनफैक्ट यहां पे ऐसा होना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल भी इसी लाइन के लॉन्ग आएगा ना, यही तो नॉर्मल आएगा। नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा नॉर्मल भी यही होता, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो लाइट रे आई है वो नॉर्मल के लॉन्ग आई है। तो प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल के लॉन्ग लाइट रे आती है तो उसी रास्ते लौट जाती है, वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहां पे भी बिल्कुल वही केस होगा। अगर लाइट रे ऐसे आ रही है कि एक्सटेंड करने पे वो सेंटर कर्वेचर पास करती, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इसी रास्ते पे चली जाएगी, मतलब अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ द फोर्थ वन, द फोर्थ एंड द लास्ट केस इज रे इंसिडेंट एट पोल। मतलब ये एक इंसिडेंट रे आई और आप देख सकते हैं वो पोल पे एग्जैक्टली हिट कर रही है, पोल पे। वैसे कॉन्वेक्स मिरर में भी वो पोल पे हिट कर रही है, ऐसे पोल पे हिट।
तो हमें सोचना है कि अब ये कैसे जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा और आपको याद भी रखना है, बट आप सोच सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे सोचेंगे? वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करें आप, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। देखो मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, यही नॉर्मल होगा, ठीक है। जहां पे लाइट गिरी उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया, ये नॉर्मल है। वैसे इस केस में मैंने किया, जहां पे लाइट गिरी उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा क्या है, नॉर्मल, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब तो आप समझिए ये क्या हो गया, ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा ताकि आई और आर क्या होनी चाहिए, सेम, आई और आर सेम। यहां पर भी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट अगर पोल पे आके हिट करती है तो वो दूसरे साइड से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है, सच दैट कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या हो, सेम, ठीक है। यहां पर भी वही हो रहा है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। लाइट आई, जितने एंगल पे ऊपर आई उतने एंगल पे नीचे चली।